हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। देखिए, यही वह समय है जब आप अन्य विद्यार्थियों से आगे निकल सकते हैं। देखिए, इस समय अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप निश्चित रूप से ही उन विद्यार्थियों से आगे निकल जाएंगे जो इस समय नहीं पढ़ रहे हैं। और इस दिशा में मैं भी अपनी तरफ से अपना प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं। न केवल पढ़ाऊं बल्कि अपना मूल्यांकन करने के लिए आपसे कुछ ना कुछ टेस्ट भी लेता रहूं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है प्रस्तावना से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में है। आप लोग बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करिएगा। और ये जो सवाल हैं ये ऐसे सवाल हैं जो कि आपने कहीं भी हल किए होंगे उन सवालों से अलग है। क्योंकि सामान्यतः जो सवाल पूछे जाते हैं 42वें संविधान संशोधन से संबंधित, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए, हम शब्द का उपयोग कितनी बार हुआ है, प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, ये सवाल थोड़े ऐसे हैं जो कि सामान्यतः आपको यूट्यूब के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सवाल से। पहला सवाल, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। यह कथन किसका है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट बिकम परमानेंट अनलेस सोशल डेमोक्रेसी इज एट इट्स कोर। हु सेड दिस? और आपके ऑप्शन है एम हिदायतुल्ला, सर एनरेस्ट बारकर, भीमराव अंबेडकर और कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। तो इसका जो सही उत्तर है, आप में से अधिकतर बच्चों ने चुन लिया होगा, तो इसका सही उत्तर है सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने कहा था कि संविधान सभा के दौरान कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके कोर में, उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र न हो। इसका अर्थ ये होता है कि जब तक भारत के अंदर हम सामाजिक समानता जैसी परिस्थितियां नहीं ला सकते तब तक राजनीतिक समानता लाना भी बेकार होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अप्रूव्ड बाय। ऑप्शन आपके, संविधान सभा, बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, भारत की संसद के द्वारा, बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, बाय द फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट, और आखिरी है भारत की जनता के द्वारा, बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारत की जनता के द्वारा। क्योंकि हमारे संविधान को जो स्वीकृत किया वो भारत की जनता ने किया। अगर आपको याद हो, प्रस्तावना की शुरुआत इस बात से होती है कि हम भारत के लोग, और इसका जो अंत होता है वो होता है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसका मतलब हमारे संविधान को जो स्वीकृत किया वो भारत की जनता ने किया, बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तीसरा सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपके ऑप्शन है, पहला है सॉवरिन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यूनिवर्सल सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तीसरा है सॉवरिन डेमोक्रेटिक सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक, और आखिरी है सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो याद कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। शुरुआत कैसे होती है? हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, संप्रभु सबसे पहले सॉवरिन, उसके बाद समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? वट इज द मीनिंग ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपका फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। द सॉवरेनिटी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द पब्लिक। बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्रिएटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। सी,
संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए कि प्रस्तावना में लिखित वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता? तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका अर्थ यह निकलता है कि जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में निहित है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारी जो हम भारत के लोग जो शब्द हैं उसका अर्थ होता है कि भारत की जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, वो भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह किसने कहा? द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द आइडिया ऑफ अवर लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। हु सेड दिस? और आपके ऑप्शन है सर लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ठाकुरदास भार्गव और सर एनरेस्ट बारकर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए, सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है दरअसल वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है कि हम क्या चाहते हैं, हमारे सपने क्या हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी जाती है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? और आपके ऑप्शन है, पहला है प्रस्तावना, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और आखिरी है ए एंड डी यानी प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। तो बताइए भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की यानी संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है? ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा ए, प्रस्तावना। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ये कहा था कि संविधान की आत्मा किसी शब्द को, किसी आर्टिकल को, वो आर्टिकल 32 था कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 2 वो संविधान की आत्मा है। लेकिन वो आर्टिकल के संदर्भ में था। यहां पर बात की जा रही है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी जाती है। तो पूरे मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा की संज्ञा नहीं दी जाती, केवल आर्टिकल 32 को दी जाती है। यहां पर इसका सही उत्तर होगा प्रस्तावना, प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? या फिर आप ये कह सकते हैं कि सवाल थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। इसका सही जो होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव झलकता है, नहीं शब्द हटा दीजिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव झलकता है? विच रेवोल्यूशन डज रिफ्लेक्ट द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपके ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी। कारण क्या है? हमारी संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। हम भारत के लोग अमेरिकी क्रांति से प्रेरित हैं। बोल्शेविक क्रांति का मतलब है रूस की क्रांति। और हमारे यहाँ जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा है वो बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित है। तो सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर नहीं शब्द हटाना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव झलकता है, नहीं। अगर नहीं होता तो ये सवाल ही गलत होता। किस क्रांति का प्रभाव झलकता है? तो तीनों, फ्रांसीसी, अमेरिकी, बोल्शेविक, तीनों क्रांति का प्रभाव झलकता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। वी द पीपल ऑफ इंडिया अमेरिकी क्रांति से प्रेरित है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय रूस की क्रांति यानी बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, यह किसने कहा? द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फ्यूचर ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हु सेड दिस? तो इसके आपके ऑप्शन है सर लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ठाकुरदास भार्गव, सर एनरेस्ट बैरकर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, के मुंशी। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली या भविष्य फल कहा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। क्वेश्चन नंबर 9,
भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता का प्रावधान किया गया है। सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हैज बीन प्रोविंस्ड। आपके ऑप्शन है प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में और डी प्रस्तावना और मूल कर्तव्य दोनों में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी। हमारी प्रस्तावना में तो संप्रभुता, एकता और अखंडता का प्रावधान किया ही गया है, बल्कि हमारे मूल कर्तव्यों में भी यह प्रावधान किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे और उसकी रक्षा करे। तो 9 का आंसर होगा डी, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट, प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, यह किसने कहा? प्रियम्बल इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हु सेड दिस? आपके ऑप्शन है सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ठाकुरदास भार्गव, सर अर्नेस्ट बॉरकर। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा डी। सर अर्नेस्ट बॉरकर ने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा, की नोट, तो इसका सही उत्तर होगा डी। 10th का आंसर होगा डी। 11th, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विच हैव बीन आउटलाइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फर्दर एक्सप्लेन्ड। आपके ऑप्शन है मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल अधिकारों के अध्याय में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों के अध्याय में, और आपका आखिरी विकल्प है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। सोचिए जरा कि संविधान के जो आदर्श हैं या उद्देश्य हैं उनकी रूपरेखा जो प्रस्तावना में दी गई है उसकी व्याख्या कहां की गई है या नहीं की गई। तो इसका सही उत्तर है सी। दरअसल हमारे मूल अधिकार, निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य अप्रत्यक्ष रूप से इन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा की व्याख्या करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 11th का सी। हो सकता है आप लोगों को डाउट हो, लेकिन इसका सही उत्तर होगा सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? इन व्हाट वे इज द डेमोक्रेसी डिस्क्राइब्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड? आपके ऑप्शन है राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। हमारे संविधान में केवल राजनीतिक लोकतंत्र को स्वीकार नहीं किया गया, हमारे संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों प्रकार के लोकतंत्र को स्वीकार किया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ए। आपके ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो बताइए मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार था भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मूल भारतीय संविधान का मतलब होता है कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस समय भारत को क्या कहा गया था? तो उस समय भारत को कहा गया था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बाद में हमने 42nd अमेंडमेंट के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान का आभूषण है, यह किसने कहा? द प्रियम्बल इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रियम्बल इज द ऑर्नामेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हु सेड दिस? और आपके ऑप्शन है सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ठाकुरदास भार्गव और सन अर्नेस्ट बॉरकर। देखिए ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ठाकुरदास भार्गव इसका राइट आंसर होगा कि ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग, मोस्ट रिस्पेक्टेड पार्ट, संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्नामेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी। तो इसका सही आंसर होगा सी, ठाकुरदास भार्गव। क्वेश्चन नंबर 15,
पंथ निरपेक्ष राज्य से आशय है यह है कि सेकुलर स्टेट मीन्स, आपके ऑप्शन है धर्म विरोधी राज्य जो सभी धर्मों का विरोध करता है, एंटी रिलीजन स्टेट दैट ऑपोजिस ऑल रिलीजन। सेकंड ऑप्शन, ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म होता है, ए स्टेट दैट हैज इट्स ओन स्पेशल रिलीजन। सी, ऐसा राज्य जो धर्म के मामलों में तटस्थ रहता है, स्टेट दैट रिमेन्स न्यूट्रल इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, नीदर ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा आपका सी। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि तटस्थ हो जाना, न्यूट्रल हो जाना। देखिए, धर्म विरोधी राज्य नहीं है हम सभी धर्मों का विरोध नहीं करते। ऐसा राज्य जो सभी धर्मों का विरोध करता है उसे नास्तिक राज्य कहा जाता है। ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म होता है उसे सैद्धांतिक राज्य कहा जाता है। लेकिन ऐसा राज्य जो धर्म के मामलों में तटस्थ हो, न्यूट्रल हो, निरपेक्ष हो जाए तो उसे कहा जाता है पंथ निरपेक्ष राज्य। इसका राइट आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह घोषणा से भी ज्यादा है। यह किसने कहा? Preamble is similar to America's Declaration of Independence, but it is more than declaration. Who said this? आपके ऑप्शन है एम हिदायतुल्ला, सर एर्नेस्ट बार्कर, भीमराव अंबेडकर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो उद्देशिका प्रस्ताव से प्रभावित है, और उद्देशिका प्रस्ताव अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान था। तो ऐसा स्टेटमेंट किसने कहा? तो ये स्टेटमेंट दिया है एम हिदायतुल्ला ने। एम हिदायतुल्ला का मानना था कि हमारी जो प्रस्तावना है वो बेशक अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन ये उससे ज्यादा है, उससे कम नहीं है, उसके समान नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत ब्रिटिश डोमिनियन के दर्जे से कब मुक्त हो गया था? When did India become free from British Dominion status? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1956। ये एक अच्छा सवाल है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? राइट आंसर इज सी, 26 जन 1950। देखिए, डोमिनियन का मतलब होता है कि जब आपके पास 3 अधिकार ना हो, विदेशी मामले, रक्षा और संचार। बेशक भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपने आप को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, और उस दिन ही वो डोमिनियन के स्टेटस से मुक्त हुआ। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी उसी समय आजाद हो गया था, लेकिन पाकिस्तान का डोमिनियन का दर्जा 1956 तक बना रहा, और भारत का 1950 में तक रहा। 26 जनवरी 1950 को भारत फ्री फ्रॉम ब्रिटिश डोमिनियन स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके ज्यादा नजदीक है? विच इज क्लोजर टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला है उद्देशिका प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, दूसरा है अमेरिकी प्रस्तावना, अमेरिकन प्रियम्बल, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना यानी ऑस्ट्रेलियन प्रियम्बल, और आखिरी है ए और बी यानी उद्देशिका प्रस्ताव और अमेरिकी प्रस्ताव। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उद्देशिका प्रस्ताव। हमारी जो प्रस्तावना है वो बेशक अमेरिकी प्रस्तावना के काफी नजदीक है, लेकिन ज्यादा नजदीक जो है वो उद्देशिका प्रस्ताव के। उद्देशिका प्रस्ताव अमेरिकी प्रस्तावना, अमेरिका की घोषणा से मिलता जुलता था, लेकिन जो हमारी प्रियम्बल है एक्चुअल में वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही निकली है। तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा कहां निहित है? वेयर इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपके ऑप्शन है प्रियम्बल प्रस्तावना, पंचायती राज व्यवस्था पार्ट 9, सी नगरपालिका व्यवस्था पार्ट 9A, डी उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका सही उत्तर होगा डी। तो हमारे यहाँ जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है वो कहीं जगह देखने को मिलती है। प्रस्तावना में मिलती है, पंचायती राज व्यवस्था में मिलती है, नगरपालिका व्यवस्था में मिलती है, 7वीं अनुसूची में मिलती है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में मिलती है।
तो प्रस्तावना के साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 243G, वहां पर सामाजिक न्याय की अवधारणा देखने को मिलती है। नगर पालिका व्यवस्था में आर्टिकल 243W। तो इन सब में हमारी सामाजिक न्याय की अवधारणा देखने को मिलती है। तो 19 का सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, समानुपाती न्याय परिलक्षित होता है, प्रोपोर्शनल जस्टिस रिफ्लेक्टेड। आपके ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक न्याय, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, बी आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय यानी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, और डी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ए सामाजिक और आर्थिक न्याय। देखिए राजनीतिक न्याय को समानुपाती न्याय नहीं कहा जाता। सामाजिक और आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि सामाजिक न्याय का मतलब जब धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब आर्थिक विषमता ना हो। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो मिश्रित रूप होता है उसी को कहा जाता है समानुपाती न्याय। राजनीतिक न्याय पर उतना बल नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 21, बंधुत्व की अवधारणा का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां किया गया? वेयर इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपके ऑप्शन है प्रस्तावना, प्रियम्बल, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, डी ए एंड बी यानी प्रियम्बल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका राइट आंसर होगा डी। हमारी प्रस्तावना में तो बंधुत्व फ्रेटर्निटी की बात की ही गई है, बल्कि हमारे मूल कर्तव्यों में भी भाईचारा यानी बंधुत्व की भावना अवधारणा का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा डी ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 22, गणतंत्र का अर्थ होता है रिपब्लिक मीन्स। आपके ऑप्शन है पहला राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति की बजाय लोगों के हाथ में होती है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल रेदर देन ए सिंगल पर्सन, बी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, absence ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, सी राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पब्लिक, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कहां आपका दिमाग जा रहा है? देखिए इसका सही उत्तर होगा डी। गणराज्य या गणतंत्र का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित हो। इसका मतलब होता है कि जो संप्रभुता है, जो है वो व्यक्ति की बजाय लोगों के हाथों में होती है। गणतंत्र के अंदर लोकतंत्र निहित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। 22 का सही राइट आंसर होगा डी। 23, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। With reference to the preamble, consider the following statements and select the correct statement. तो पहला ऑप्शन है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, द प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा ऑप्शन यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाई जा सकती, इट कांट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी यह विधायिका की शक्ति का स्रोत है, इट इज द सोर्स ऑफ पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए इसका सही कथन क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाई जा सकती। पहला बिल्कुल सही, मतलब पहला गलत है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह विधायिका की शक्ति का स्रोत है, इट इज द सोर्स ऑफ पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, क्योंकि यह विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है। अब याद कीजिए प्रस्तावना वाले चैप्टर के अंदर जब हमने प्रस्तावना की आलोचना उपयोगिता को पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको ये समझाई थी कि यह विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है। तो सही कथन बी है, यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाई जा सकती। इसका मतलब यह अवाद योग्य है। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रस्तावना के सभी लेक्चर्स को लिंक दे दूंगा, अगर आपने नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें सुनिए, ताकि बेहतर तरीके से आप प्रियम्बल को अच्छे तरीके से तैयार कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है?
विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन अडॉप्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है संवैधानिक लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। दूसरा है प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सी लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा सी लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए हमारे यहाँ अगर ये पूछा जाता कि भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तब तो इसका उत्तर होता डी। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य का उल्लेख है। ठीक, समझ पा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए और दिए गए कथनों की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। With regard to the preamble of the Constitution, consider the following and with the help of the given statements tell which of the following statements are not correct। आपको कौन क्या बताना है, कौन सा सही नहीं है, यानी गलत स्टेटमेंट बताना। पहला, नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी उद्देशिका प्रस्ताव आगे चलकर उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। और डी संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो बताइए इसमें से, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज सी, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पंडित नेहरू ने जो उद्देशिका प्रस्ताव रखा था वही हमारी संविधान की प्रस्तावना बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही, यह अवाद योग्य है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, यह गलत है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, तो इसका मतलब इसमें अमेंडमेंट हो सकता है। हालांकि मूल ढांचे में नहीं हो सकता, लेकिन अमेंडमेंट जरूर हो सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। सही बात है कि जो प्रियम्बल है वो संविधान के किसी भी विशिष्ट प्रावधान को रद्द नहीं कर सकते। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरा यह मानना है कि अगर आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे सभी वीडियो लेक्चर्स जो मैंने डाले हैं वो सुन लिए हैं और इन 25 सवालों को हल कर लिया है, तो आपको प्रस्तावना के लिए प्री या मेंस में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर वर्तमान में प्रस्तावना के संबंध में कुछ घटित हो रहा है करंट अफेयर्स को रिलेटेड, तब आपको उसके अंदर वो इंक्लूड कर रहा है। तो बेसिक जो चीजें हैं वो मैंने सारी की सारी प्रस्तावना में क्लियर कर दी है। वो जो कहते हैं कि बेसिक स्टडी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ भी अगर आसपास देश के अंदर घटित होता है प्रस्तावना के संदर्भ में या फिर कुछ उन विषयों के संदर्भ में, तब आपको उससे अपडेट रहना है, वरना प्रस्तावना में इससे ज्यादा आपसे कभी कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपको सिर्फ वो वीडियो लेक्चर सुनने हैं और ये 25 सवालों को हल करना है और इसमें आप लोगों की तैयारी पूरी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बने रहिएगा मेरे साथ।